स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला ये है कि अमेरिका इस वक्त $1 मिलियन पर डे खर्च कर रहा है सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर अपनी जो टैंकर्स हैं और जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उनको सस्टेन करने के लिए। ये ऑपरेशनल कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की पट्टी के ऊपर हो रही है। बेसिस की एंगेजमेंट्स अलग हैं और ईरान की दूसरी एंगेजमेंट्स अलग हैं। ईरानियों ने प्लान ये बनाया हुआ है कि हम इनको आने देंगे, हम इनको लैंड भी करने देंगे और हम इनको कब्जा भी करने देंगे। रादर मुसलमान ममालिक जो है वो यूएस को खुदा हाफिज कहने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा बड़ा बुरा हाल होने वाला है, यहाँ पे खून बहुत ज्यादा बहने वाला है अगर यूएस फोर्सेस रीजन के अंदर आने की गलती करती हैं। तो मजाकरात और लॉलीपॉप और ये जो आप बार बार जो बच्चे की तरह जो आके बोलना शुरू हो जाते हैं कि जी आओ बात करो, हमें बात करनी है, इन चीजों में ईरान नहीं आ रहा। और वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं कार मका, मेरे साथ मौजूद हैं जॉन हुसैन। जॉन भाई, इट्स प्लेजर टू होस्ट यू, थैंक यू वेरी मच। सर, कुछ दिनों से जंगबंदी जारी है। कहा जा रहा है कि शायद बातचीत जारी है क्योंकि ट्रंप की एक स्टेटमेंट इस मामले में एग्जिस्ट करती है। फिर ये भी एक खबर आई कि शायद मिडल ईस्ट में अमेरिका अपना कोई मजीद जो है वो असला और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो उनका खत्म हो चुका था। उनके जो मिसाइल्स थे वो मजीद वो इकट्ठे कर रहे हैं। क्या चल रहा है सर? 3-4 दिनों से खासी खामोशी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, बात सारी ये है कि इनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो इतनी गिर चुकी है और इनकी इंटरसेप्शन इतनी गिर चुकी है, मतलब इनके पास वो मिसाइलें नहीं हैं जो ईरान की मिसाइलों को रोक सकें। हत्ता कि इतना कि एनबीसी ने रिपोर्ट किया है कि अब ये जानबूझ के ईरानी मिसाइलों को गिरने दे रहे हैं बेसिस के ऊपर, इनके रनवेज के ऊपर, इनके हैंगर्स के ऊपर, सिर्फ वहां पे इंटरसेप्शन करते हैं जहां पे इनको थ्रेट रहती है कि हमारे सोल्जर्स को नुकसान पहुंचेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ईरान ने, और ये मैं नहीं कह रहा, ईरान में बैठा हूं इसलिए नहीं कह रहा, आप जाके मीडिया चेक कर सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वॉशिंगटन पोस्ट है। ईरान ने इनके तमाम जो पेट्रियट सिस्टम्स थे उनके ऊपर बार बार मिसाइलें दागी हैं और ड्रोन दागे, और 7 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स जो हैं यहाँ पे उनके अच्छा खासा उनको डैमेज किया है। थैट सिस्टम्स की कैपेसिटी वैसे ही 80% तक खत्म हो चुकी थी। और आगे अगर आप देखें तो सोल्जर्स जितने मरे हैं इनके, ये बता नहीं रहे, 600 से ज्यादा ये कैजुअलिटीज कह रहे हैं, 634 ये कह रहे हैं कि इंजर्ड हैं, 18 ये कह रहे हैं कि मर चुके हैं। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या चेंज कर दिया है अब अमेरिका ने? बिल्कुल ही बदल दिया है क्राइटेरिया जिसके थ्रू वो कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग मरे और कितने लोग नहीं मरे। जो जंग के अंदर ऑपरेशनल अपनी कैपेसिटी में अपने जो रोल है उसको सरअंजाम दे रहे होते हैं उनको ये ऑपरेशनल डेथ्स के तौर पे काउंट करते हैं, वरना दूसरी जो डेथ्स होती है उनको ये काउंट ही नहीं करते। और दूसरा ये है कि ओवरसीज ऑपरेशंस की डेथ्स अलग हो गई हैं और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की डेथ्स जो है वो अलग हो गई हैं। तो इनकी हालत इतनी खराब है वकार भाई, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, मैं आपको भेज भी दूंगा, इनके अकोमोडेशन बैरक्स के ऊपर ऐसी मिसाइलें दागी हैं ईरान ने जिन मिसाइलों का इनको खुद भी अंदाजा नहीं है कि ये मिसाइलें कौन सी हैं, क्योंकि ये अपनी ट्रिजेक्टरी चेंज करके मिड एयर ना सिर्फ ट्रिजेक्टरी चेंज करती हैं और मनूवर करती हैं, बल्कि इतनी स्पीड के साथ करती हैं कि इनके रेडार डिटेक्शन के अंदर भी वो मिसाइलें नहीं आ पाती। तो बिल्कुल कोशिश तो जारी है इनकी कि रीस्टॉक करें किसी तरीके से, लेकिन देखें बात सारी ये है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है रीबिल्डिंग की। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकहीड मार्टिन और जो दूसरी कंपनीज हैं जो इंटरसेप्टर्स के ऊपर और मिसाइल्स के ऊपर काम करती हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ 100 से ज्यादा जो है वो इंटरसेप्टर्स बना सकें एक साल के अंदर। तो जाहिर सी बात है, अगर कैपेसिटी नहीं है, अगर कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे इस जंग को सस्टेन करेंगे? तो आखिरी ऑप्शन इनका ये रह गया कि अब ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी ईरान के अंदर कर रहे हैं। जहां तक मुझे खबरें आई हैं वो ये खबरें आई हैं कि इनकी प्लानिंग, आप ये जो सरफेस लेवल पे चल रही हैं चीजें कि मुस्कुराहटें चल रही हैं और बातें चल रही हैं, इसको छोड़ के अगर देखें तो ईरान के अंदर खबर ये है कि ये एक बड़ा हमले की तैयारी कर रहे हैं, और वो बड़ा हमला पॉसिबली ग्राउंड इन्वेजन के सूरत में ईरान के ऊपर किया जाएगा जब ईरान के ऊपर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है वो निकल जाएगा। अमेरिका तो आज भी ट्रंप क्लेम कर रहा है, कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया है और इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल हो गया है? आप अगर देखें, सीएनएन की खबरें देख लें, किसी की भी खबरें देख लें, आप बल्कि लाइव ट्रैफिक उठा के देख लें। लाइव ट्रैफिक अगर आप उठा के देखें तो ईरान की तरफ से कितनी सारी जितनी भी कश्तियां गई हैं सारी ईरान की तरफ से गई हैं। 8 कश्तियां जो हैं वो पिछले 3 दिन अगर देखें, 8 कश्तियां एक दिन गुजरी, 12 कश्तियां एक दिन गुजरी, सारी ईरान के पैसेजवे से गुजरी। ये सारे ओसेंट मॉनिटर्स और सारे जो लाइव ट्रैकिंग है, और लाइव आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सारा देख सकते हैं मैपिंग के ऊपर। तो लाइव ट्रैकिंग तो हमें यही दिखाती है कि वो जो बेचारी ओमान की साइड है
उसके थ्रू तो कोई भी नहीं गुजर रहा। हत्ता कि ये कि ओमान की डेलीगेशन ईरान के अंदर आई बातचीत करने के लिए कि जी अमेरिका ने हमें पागल बना दिया है। अमेरिका ने कहा था कि जी वो पैसेज खुलवा देंगे और अशोर करवा देंगे, लेकिन अमेरिका जो है वो नाकाम रहा। और ईरान और ओमान जो अग्रीमेंट पहले आपको याद होगा चल रही थी बात ईरान और ओमान के बीच में, वो अग्रीमेंट जो है अभी फाइनलाइज होने वाला है। तो बात सारी ये कि ये बोलते तो रहेंगे कि कश्तियां बहुत सारी गुजर रही हैं, ये बोलते तो रहेंगे कि हमने सब कुछ उड़ा दिया है, ईरान को चेंज कर दिया है, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, लेकिन हकीकत यही है कि एक कतरा बूंद का ईरान की इजाजत के बगैर नहीं गुजर रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो छोड़ें, बाब अल मंदब पे हालत देखें किस तरीके की खराब की हुई है। जो यमनी अंसारुल्लाह हैं जिनको हूती कहते हैं, वो जितनी भी कश्तियां जा रही हैं उनको वो टारगेट नहीं कर रहे, सिर्फ सऊदी अरब की कश्ती को टारगेट कर रहे हैं। 100 कश्तियां गुजर चुकी हैं बाब अल मंदब से, लेकिन सऊदी कश्तियों को एक भी कश्ती सऊदीया की ऐसी नहीं हुई कि वो वहां से गुजर सके। तो ना सिर्फ यहां पे ईरान ने कंट्रोल किया हुआ, बल्कि यमनियों ने, अंसारुल्लाह ने वहां पे बाब अल मंदब के फ्रंट पे जो है वो कंट्रोल रखा हुआ है। ईरान इसको क्यों अभी एस्केलेट नहीं कर रहा? क्योंकि ईरान को पता है कि एस्केलेशन ये लोग चाह रहे हैं किसी तरीके से, अमेरिका चाह रहा है कि ईरान जो है वो एस्केलेट करे, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन के थ्रू भी हमले करवाए इनकी कश्तियों के ऊपर। और ये लोग चाह रहे हैं कि ईरान किसी तरीके से इंगेज हो, अपर फ्रंट पे इजराइल के ऊपर फॉर एग्जांपल हमला करे, ताकि नेतन्याहू का जो इलेक्शन आ रहा है 2 महीने बाद, उस इलेक्शन में वो आवाम को कह सके कि जी देखें मेरे ऊपर हमला हुआ है तो अब तो हमें लड़ना पड़ेगा। जबकि अब उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग इस तरीके की है कि वो हारने वाला है इलेक्शंस। तो ये लोग तो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वॉर को एस्केलेट करें, जंग को बढ़ाएं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही तो है जो अभी तक बंद है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने कंट्रोल जैसे ही हटा लिया ईरान का, तो फिर तो यूएस डायरेक्टली इंगेज कर सकता है। यूएस को जरूरत थोड़ी है किसी की, लेकिन यूएस को डर यही है कि हॉर्मुज को बंद करके ईरान अमेरिका को पीछे धकेल सकता है और हमेशा के लिए उनको जो है वो रोक सकता है वहां पे आने से। यही मसला है। मगर ये जो आप बता रहे हैं कि नेतन्याहू का मामला है, नेतन्याहू के लिए तो ट्रंप ने आज भी स्टेटमेंट दी और कहा कि ये मुझे फंसाना चाह रहा है, ये चाह रहा है मैं फंसूं, और ये इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। फिर मुलाकात भी दोनों की तय है। ये क्या सर चल रहा है कि एक तरफ अमेरिका उसे रेस्क्यू कर रहा है, दूसरी तरफ उसी के खिलाफ बातें भी कर रहा है। गुड कॉप बैड कॉप आपको पता ही है किस तरीके से काम करता है। पुलिस वाला एक अच्छा होता है, एक जो है वो बुरा होता है। कहता है यार देखो मैं इसको कैसे संभालूंगा। जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है ना, वो हमेशा यही कहता है कि भाई मैं इसको कैसे संभालूं यार, मैं तो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाह रहा हूं, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। पीछे से जो काम करवाना होता है वो दूसरे से करवाता है। तो यही वाली कहानी ट्रंप और नेतन्याहू की भी है। प्रॉक्सी है इजराइल। लोग कहते हैं इजराइल स्पॉइलर है, इजराइल कंट्रोल में। नहीं जी, इजराइल कंट्रोल में नहीं है। इजराइल प्रॉक्सी, सॉरी नहीं जी, इजराइल अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। इसराइल जो है वो प्रॉक्सी है अमेरिका की, और अमेरिका की मजबूरी है कि वो इसराइल को इस रीजन के अंदर सिक्योर रखे। इसीलिए तो उसने ये जो बरादर मुसलमान ममालिक के जो बेसिस हैं, इसीलिए तो बनाए हैं, ताकि इसराइल के आसपास जो पीस, सर्कल ऑफ पीस है। और नेतन्याहू ने इस चीज का इशारा किया था यूएस जाने से पहले कि हम चाहते हैं कि इस सर्कल ऑफ पीस को जो है वो मेंटेन रखा जाए। जिस दिन यहां पे इसराइल को थ्रेट हुई, अमेरिका को थ्रेट हुई कि इसराइल खत्म हो जाएगा, उस दिन वो फुल फ्लेज वॉर भी करेगा इसराइल को बचाने के लिए। बहुत सारी चीजें अमेरिका बर्दाश्त करता है, सिर्फ इसराइल के लिए करता है, क्योंकि इसराइल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है अमेरिकन इंटरेस्ट। फिर असला कैसे बेचेंगे रीजन के अंदर अगर इसराइल नहीं होगा जंगे करवाने के लिए? फिर धमकियां कैसे लगाएंगे दूसरे मुल्कों को कि जी इसराइल जो है वो बैठा हुआ, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। और एक दफा अगर इसराइल चला गया तो फिर ना सिर्फ इनकी डिफेंस इंडस्ट्री बैठ जाएगी, बल्कि इनका डॉलर भी बैठ जाएगा, इनका कॉन्फिडेंस भी बैठ जाएगा, इनकी सिक्योरिटी भी बैठ जाएगी। तो आई थिंक अभी जो है वो कोशिश यही है कि किसी तरीके से एस्केलेट किया जाए, नेटो को इन्वॉल्व किया जाए, ईयू को इन्वॉल्व किया जाए, और कोई रास्ता निकाला जाए कि ईरान का ये जो मामला है वो परमानेंटली क्लोज किया जाए। क्योंकि अगर इस जंग से ईरान फातेह निकल जाता है तो इसराइल का चैप्टर जो है वो हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। परमानेंट क्लोज तो सर इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि जितनी अफगानिस्तान में जिस हद तक अमेरिका गया था वो परमानेंट क्लोज नहीं, उसका तो ये कैसे होगा फिर? देखें बात सारी ये है कि अफगानिस्तान तो छोड़ देते हैं, चलें अफगानियों को हम पीछे साइड पे रख देते हैं, यमनियों की बात करते हैं, हूतियों की। इतने से बेचारे यमनी हूती हैं जो रेगिस्तानों में रह रह के, जिन्होंने वहां खजूरें खा खा के अपने आप को ट्रेन किया है। वो हूती किस तरीके से आप देखें वो लड़ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को भी रुला के रखा 2023 से लेकर 2025 तक, इसराइल को भी रुला के रखा, एलियात पोर्ट बैंकरप्ट करवाया, और अभी जो सऊदी अरब कर रहा है जिस तरीके से उनके ऊपर जारी है, तो उसको भी वो उस फ्रंट के ऊपर एंगेज करके इफेक्टिवली पीछे धकेल रहे हैं। तो हर पावर को यही लगता है, देखें जो जालिम होता है ना, उसको हमेशा यही लगता है कि जी मैं आऊंगा, मैं 2-3 इसको लगाऊंगा और ये जो है वो सीधा हो जाएगा, और फिर जो है वो सिचुएशन सही हो जाएगी। लेकिन जितना आप जोर डालते हैं, जितना आप जुल्म करते हैं, और जितना आप अपनी पावर के ऊपर एक ऐसा कंट्रोल रखते हैं जो दूसरे के लिए हार्मफुल हो, तो वो उतना ही आपके मुंह पे जो है वो मुंह पे आपको खानी पड़ती है फिर। तो अमेरिका के साथ इराक में भी यही हुआ, अफगानिस्तान में भी यही हुआ, वियतनाम के अंदर भी यही हुआ,
और इराक में अगर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, यहाँ पे 3.5 करोड़ की आबादी है जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। अब तो ये बोल भी नहीं सकते कि प्रोपागेंडा है, क्योंकि 4.5 करोड़ लोग तो इन्होंने आयतुल्ला खामनाई की तशय्ये जनाजे में देख लिए। तो वो बंदा जो यहाँ पे खड़ा हुआ है लाल झंडे लेके, जो कह रहा है कि ट्रंप को हम मारेंगे और ट्रंप से हम बदला लेंगे, उसका आप क्या करेंगे? वो तो इंतजार कर रहा है कि यूएस के सोल्जर्स आए यहाँ पे और कोई गलती करें ताकि ईरानियों को मौका मिले उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो देखिए, सेंसलेस पोजीशन बना दी है यूएस ने अपने लिए। रैशनल आउटकम इसका यही है कि यूएस बोले कि जी हमको यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए, हमें यहां से बेसिस हटा लेने चाहिए, और हम जो है यहां से जा रहे हैं, खुदा हाफिज। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं कभी भी, क्योंकि उसको पता है कि फिर उसका जो धंधा है और उसकी जो बदमाशी है वो खत्म हो जाएगी। तो वो हर चीज करने की कोशिश करेंगे जितना वो कर सकते हैं, कि वो आखिरी हद तक इस चीज को लेके जाएं। स्टेट ऑफ हॉर्मस की क्या अभी तक इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त क्या उसकी सूरत हाल है? किस हद तक खुली है, किस हद तक बंद है? कौन कौन से जहाज वहां से गुजर सकते हैं? देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मस का मामला यह है कि अमेरिका इस वक्त $1 मिलियन पर डे खर्च कर रहा है सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर अपनी जो टैंकर्स हैं और जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उनको सस्टेन करने के लिए। ये ऑपरेशनल कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं उस वक्त की, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस की पट्टी के ऊपर हो रही है। बेसिस की इंगेजमेंट्स अलग हैं और ईरान की दूसरी इंगेजमेंट्स अलग हैं। अभी तक अगर बात करें 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक सिर्फ 29 कश्तियां जो हैं वो पार हुई थी, वहां पे ट्रांजिट की थी, जो कंफर्म्ड है। और वो सारी कश्तियां अगर आप लाइव ट्रैकिंग उठा के देखें तो वो सारी कश्तियां वो सारी कश्तियां ईरानी रास्ते से, ईरानी पैसेजवे से गुजर के गई थी। 6 वेसल्स ऐसी भी थी जो गुजरने की कोशिश कर रही थी, और यूएस रोजाना की बुनियाद पे ये करता है कि वो रोजाना आता है और बोलता है कि जी कश्तियां आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन ईरान क्या करता है? ईरान एक मिसाइल या एक ड्रोन निकालता है और सीधा जो है वो उसको एक ना एक कश्ती को वो पहले वार्न करता है कि नहीं आना, अगर आओगे तो हम तुम्हें हिट करेंगे। और अगर वो यूएस के भरोसे में, ट्रंप के भरोसे में ये सोच के आ जाते हैं कि ट्रंप हमें बचा लेगा, तो ईरान जो है वो एक ना एक कश्ती के ऊपर ड्रोन दाग देता है, और कश्तियां जैसे 6 कश्तियां पहले मुड़ गई थी कल के दिन, वैसे कश्तियां जो है वो मुड़ रही हैं कॉन्स्टेंटली। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये पोजीशन है। ठीक है। और लास्टली सर बता दें, ये फुट सोल्जर वाला मामला है, परमानेंट क्लोज करने के लिए ये उतर जाते हैं, ये रन के साथ आ जाते हैं, तो ये तो सर बहुत लंबा चलने वाला फिर नजर आता है। देखें, टेलीग्राफ की एक खबर है, मैं ईरान की खबरें दूंगा तो वो तो अलग ही है, यकीन भी ना करे कोई शायद। टेलीग्राफ की एक खबर है कि जंग के दौरान शुरू में जब ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को हिट किया जाता था यूएस की तरफ से, तो 15 घंटे लगते थे ईरान को उन्हीं लॉन्चर्स को ऑपरेशनल बनाने के लिए। अब आप गेस करें कितनी देर लगती है ईरान को अपने जो लॉन्चर्स हैं उनको रेडी करने के लिए? 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट्स लगते हैं। ये टेलीग्राफ की खबर है, आप टेलीग्राफ की खबर चेक कर सकते हैं। अगर यूएस आता है यहाँ पे अपनी फोर्सेस लेके, पहले तो एम्फीबियस लैंडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है खार्ग आइलैंड के ऊपर या दूसरे जो इनके रॉकी जो इनके आइलैंड्स हैं उनके ऊपर एम्फीबियस लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेट सपोज ये आ जाते हैं, लेट सपोज ये किश में भी आ जाते हैं, लेट सपोज ये बंदर अब्बास में आते हैं, या लेट सपोज ये जो दूसरे अपर जो टूम है उनके ऊपर आ जाते हैं। अगर ये आ जाते हैं तो ईरानियों ने प्लान क्या बनाया हुआ है? ईरानियों ने प्लान ये बनाया हुआ है कि हम इनको आने देंगे, हम इनको लैंड भी करने देंगे और हम इनको कब्जा भी करने देंगे। जैसे ही इनका कब्जा हो जाएगा यहाँ पे इन आइलैंड्स के ऊपर, उन आइलैंड्स के ऊपर ये इतनी मिसाइलें दागेंगे, इतने ड्रोन्स दागेंगे कि यूएस के जितने सोल्जर्स का बदला इन्होंने लेना है अपने लोगों के साथ जो सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, उनका बदला जो है वो पूरा करेंगे इस तरीके से। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। लोग बोलेंगे आप स्ट्रेटेजी क्यों बता रहे हैं? भाई स्ट्रेटेजी जो है वो 30-30 साल से ईरानी जो कमांडर्स हैं उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को 30-30 साल पहले जो है वो बताया हुआ है। बाबल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बातें कोई नई नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का तो कासिम सुलेमानी है फॉर एग्जांपल, या दूसरे जो कमांडर्स हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया था। यूएस के बेसिस का भी इन्होंने बोल दिया था, और आयतुल्लाह खामनाई शहीद ने पहले ही अपनी अपनी शहादत से पहले ही बोल दिया था कि अगर इस दफा जंग होती है तो ये जंग जो है वो रीजनल जंग होगी। तो ईरान जो है वो हर चीज अनाउंस करके करता है, ईरान छुपा के या धोखा देके नहीं करता। और अभी अरब बरादर ममालिक को बोला हुआ है कि जी इनको सपोर्ट करना बंद करो। अब अगर ईरान के ऊपर कोई ऐसा पावर प्लांट पे हमला होता है या ब्रिजेस के ऊपर हमला होता है, तो ये जितने भी बरादर मुसलमान ममालिक हैं जो यूएस को अपने हलाल बेसिस और इजरायली और यूएस के हलाल जहाजों को जो दूध पिला रहे हैं, इनके उन बेसिस के आसपास जितने भी पावर प्लांट से जो इनको कनेक्ट करते हैं उनको ईरान हिट करेगा। और ईरान ये कहता है कि वो हक डायरेक्टली इंगेज करने के लिए, क्योंकि ये बरादर मुसलमान ममालिक जो है वो यूएस को खुदा हाफिज कहने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा बड़ा बुरा हाल होने वाला है, यहाँ पे खून बहुत ज्यादा बहने वाला है अगर यूएस फोर्सेस रीजन के अंदर आने की गलती करती हैं तो। ये ईरान ने पहले से कह दिए। ठीक है। अल अरेबिया की खबर है कि ईरान तैयार है बात करने के लिए, पाकिस्तान को पैगाम भिजवाया गया है कि बातचीत का सिलसिला शुरू करें। जी, वो लॉलीपॉप बार बार बच्चे को वो हो रहा होता है तो लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं ना, और कहते हैं कि जी खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। उस तरीके से ट्रम्प को
खैर लॉलीपॉप नहीं लेता, लेकिन ट्रम्प को लॉलीपॉप दी जाती है। कुछ ममालिक कहते हैं कि जी बात चल रही है, आप टेंशन नहीं लो, हम बात कर रहे हैं, आप टेंशन नहीं लो, तो उनको लॉलीपॉप दी जाती है। असल बात यह है कि ईरान ने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया सारे मीडिएटर्स से कि हमें कोई मुज़ाकरात नहीं करने, आप जो मैसेजेस पहुंचा रहे हो ठीक है पहुंचाते रहो। इंप्लाइड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उन्होंने हमले बंद कर दिए हैं, ठीक है हम भी हमले बंद कर देंगे। लेकिन ये जो चक्कर है ना कि डील करेंगे, आप टेबल पे आए, टेबल पे आके बात करें, फिर और ईरान कहता रहा था, वकार भाई मेरी आपसे बात होती थी, आपको याद होगा शुरू में ईरान कहता रहा था कि भाई हम कैसे भरोसा कर लें, कौन इनकी गारंटी लेगा कि ये कोई अग्रीमेंट जो है उसके ऊपर अग्री करेंगे। लेकिन दुनिया बोलती रही कि जी ईरान जो है वो इनफ्लेक्सिबल हो रहा है, ईरान जो है वो ओवर प्ले कर रहा है, ईरान जो है वो जिद्दी हो रहा है, ईरान जो है वो पीस को मौका नहीं देना चाहता। दे दिया जी ईरान ने पीस को मौका, कर लिया इस्लामाबाद मुआहिदा कर लिया, उसके बाद जो है वो स्विट्जरलैंड भी चले गए, सब कुछ करके देख लिया। अब दोबारा क्या ईरान पागल है कि दोबारा जाके जो है उनके साथ बैठे और बात करे और भरोसा करे? हाँ ये जरूर हो सकता है, ये जरूर हो सकता है कि ईरानी दिखाएं कि जी ठीक है हम जो है वो कोई ना कोई सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं, अगर वो परमानेंट हो तो ये जरूर हो सकता है। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इस वक्त कोई निगोसिएशंस चल रही हैं, इस वक्त कोई बातचीत चल रही है, क्योंकि ट्रंप जो अपनी ख्याली दुनिया में रहता है उसके उसके उसकी दुनिया में तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन बोल दिया है, इस्माइल वकाई ने भी बोल दिया है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बोल दिया है कि कोई बात करने का तुक नहीं है। और जाहिर सी बात है वकार भाई, कैसे बात करें? अंडरस्टैंड। बात कर ही नहीं सकते ना, ऐसे फरीक से बात कर ही नहीं सकते जो आपको बार बार धोखा दे। तो लोग कहते हैं कि जी ईरान से हम विनती करेंगे कि ईरान पीसफुल रहे, ईरान बातचीत कर ले, यूएस के साथ जरा आके बैठ जाए। आप बार बार एक मुल्क जिसके अंदर इतनी बमबारी की है, जिसके लीडर को शहीद कर दिया, जिसके इतने मासूम लोगों की जानें चली गई, जिसके ऊपर बिला वजह 47 साल से सैंक्शन लगी हुई हैं, आप बार बार एक ही बात बोलते हैं कि जी ईरान आके बैठ जाए, अमेरिका को जरा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे। क्यों दिखा दे फ्लेक्सिबिलिटी? ये जंग तब तक चलेगी वकार भाई, ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ गई है। आपको शायद नजर आए कि ये जा रहे हैं बात करने वापस आ रहे हैं, लेकिन असल बात यह है, हकीकत यह है कि ये जंग तब तक चलेगी जब तक यूएस के बेसिस इस रीजन के अंदर हैं। उसके उसके इन बेसिस के खाली किए बगैर ये जंग खत्म नहीं हो सकती। ठीक है। यूएई की खबर आ रही है सर कि वो रीबिल्ड करना चाह रहा है ताल्लुकात ईरान के साथ, डिप्लोमेटिक भी और ट्रेड भी, ये जब से ये जंगबंदी की सूरत हाल पैदा हुई है, इसको देख के। समझ गए हैं ना, वो समझ गए हैं वो कि अमेरिका और इसराइल के ऊपर भरोसा करके देखें, ये जो उन्होंने बेट किया था ना कि अमेरिका हमारी मदद करेगा, इसराइल हमारी मदद करेगा, इन मुल्कों में से सबसे असर फहरिस्त जो 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 मुल्क, क्या कहूंगा, ये तो बेचारा छोटा सा एक मोहल्ले की तरह है। पाकिस्तान में एक मोहल्ला होता है इतना बड़ा। तो ये जो हैं उन्होंने पहले इसराइल के बारे में सोचा कि इसराइल हमारी मदद करेगा, कि यूएस हमारी मदद करेगा। और पता चल गया इनको कि जब इनको मार पड़ी है, और इनको अभी भी ईरान ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया है। एक मिसाइल अगर बुर्ज खलीफा के ऊपर आ जाए और गिर जाए, और ईरान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है करना, इनको मालूम है अरबों को कि ये एक मिसाइल अगर आ गया बुर्ज खलीफा के ऊपर और ईरान ने हिट कर दिया, तो इनकी जो परमानेंट जो रेप्यूटेशन है, इनकी जो परमानेंट टूरिज्म है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी चीजें जो आगे बननी है, वो चीजें जो है वो डूम्सडे सिचुएशन में आ जाएंगी, क्योंकि कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई घूमने के लिए यूएई में तैयार नहीं होगा, और ऑयल फैसिलिटीज वगैरह को हिट करना भी बड़ी बात नहीं है। ईरान चाहे तो ये जंग 10 दिन के अंदर अंदर खत्म कर सकता है। ये जितने भी ममालिक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, इनके अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना शुरू करता है ईरान, तो बहुत आसान है जंग को रोकना। डिसैलिनेशन प्लांट्स चंद हैं जिनको हिट करना है, चंद जो है वो ऑयल फैसिलिटीज हैं जिनको हिट करना है, तो ईरान के लिए बड़ा आसान है ये करना है। और यूएई इस बात को रिकग्नाइज अब कर रहा है, जब उनको पता चला कि यूएस इनको नहीं बचा पा रहा है, इसीलिए वो ईरान के साथ कोशिश कर रहे ईरान अगर हैं। अगर जंग खत्म करना चाहे तो 10 दिन में खत्म कर सकता है, और अगर एस्केलेट होती है, बढ़ती है, तो ईरान कितना लंबा इसको चला सकता है? देखिए ईरान तो 8 साल की जंग, आपको पता है कि बगैर किसी हथियारों के, किसी बड़ी कन्वेंशनल आर्मी के इनकलाब के फौरन बाद ईरान ने इराक से जंग लड़ी। वो इराक जो कि यूएस के थ्रू सपोर्टेड था, फ्रांस के थ्रू सपोर्टेड था, यूके के थ्रू सपोर्टेड था, जर्मनी के थ्रू सपोर्टेड था, और रशिया तक के थ्रू सपोर्टेड था, उस सद्दाम की आर्मी से इन्होंने लड़ाई की है 8 साल। तो ईरान क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर काम कर रहा है, ईरान इस जंग को आराम से सालों तक खेद सकता है, ईरान को कोई मसला नहीं है। और 10 दिन के अंदर जंग खत्म होने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इन अरब ममालिक के अंदर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईरान हिट कर सकता है, अगर उसको करता है, जो कि अल्लाह ना करे ऐसी पोजीशन है, मैं भी नहीं चाहता और ईरान भी नहीं चाहता ऐसी चीज करना, तो होगा क्या, होगा ये कि इन लोगों की जो बादशाहतें हैं, इनकी बादशाहतें रिस्क में आ जाएंगी। और जब बादशाहतें रिस्क पे आ जाएंगी तो ये यूएस से हाथ जोड़ के कहेंगे कि जी आप यहां से चले जाएं, हमारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा, हम ऐसा नहीं चाहते। तो तब ये आपको नजर आ जाएगा कि जंग जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जब यूएस ही नहीं रहेगा इस रीजन के अंदर, तो जंग कैसे
कब तक वो जहाज लेके आता रहेगा, कब तक वो कहां से अपने जहाज उड़ा के फेयरफट से या इसराइल से कहां से लेके आएगा? इतनी रिफ्यूलिंग कैपेसिटी नहीं है। रिफ्यूलिंग के लिए तो बीच में जो बरादर ममालिक हैं जिनके हलाल बेसिस और हलाल हलाल रिफ्यूलर स्टेशन है, वो मदद करेंगे ना दूध पिलाने के लिए जहाजों को, ताकि वो यहाँ पे हलाल बम गिराएं ईरान के अंदर काफिरों को मारने के लिए। तो बात सारी ये है कि बहुत अभी मौका है, ईरान ने दिया है इनको बरादर ममालिक को कि जी आप यूएस को यहाँ से भगाएं, वरना जंग बहुत बुरी होने वाली है। और वकार भाई मैं आपको बता दूं, बड़ी खतरनाक जंग हो सकती है। ऐसी पोजीशन में हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी उम्मीद है कि ऐसा ना हो। लेकिन मजाकरात और लॉलीपॉप और ये जो आप बार बार जो बच्चे की तरह जो आके बोलना शुरू हो जाते हैं कि जी आओ बात करो, हमें बात करनी है, इन चीजों में ईरान नहीं आ रहा। और बोल भी दिया ईरान ने कि हमें पता है, ईरान को मालूम है कि जब जब ये बात करेंगे तब तब ये धोखा देंगे। और ईरान आके बैठ भी जाए तब भी इससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि यूएस जो है वो कोई ऐसी एग्रीमेंट करे जिसके ऊपर वो फॉलो थ्रू करे अपने एग्रीमेंट को।